बोर्ड विजिबल है? यस दिख रहा है बोर्ड क्लियरली? यस सर, दिख रहा है। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का डिस्कशन करने की कोशिश किए थे। तुम लोगों ने इधर से गूगल वगैरह करके कुछ तो ले आए थे, जबकि 12th क्लास के सिलेबस में तुम लोगों ने पढ़ा है, इंटरफेरेंस भी पढ़े हो और डिफ्रैक्शन भी पढ़े हो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बचा होना चाहिए और तुमको अपने मन से जवाब दे रहना चाहिए। सो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों जो है वो वेव फेनोमेना है। डिफ्रैक्शन में जब कोई वेव किसी शार्प एज या स्लिट इससे अगर कोई पास होता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। पाथ चेंज का कंसेप्ट जो है वो फिजिक्स में स्पेशली लाइट्स के संदर्भ में 2-3 बार आया है। एक बार पाथ चेंज होता है रिफ्रैक्शन में, जहां पर मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट वेव या वेव ट्रेवल करती है तो वह उसका पाथ चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। एक बार ऐसे डिस्पर्सन में भी थोड़ा सा पाथ चेंज होता है, जहां पर लाइट जो है वो अपने डिफरेंट सेगमेंट्स पे, डिफरेंट वेवलेंथ पे सेपरेट होता है, उस समय भी वहां पर एक्चुअली रिफ्रैक्शन के साथ साथ वाले फिनोमेना है तो वहां पर भी पाथ चेंज होता है। स्कैटरिंग में भी पाथ चेंज होता है, जब कोई लाइट वेव्स किसी मीडियम के किसी पार्टिकल से टकराता है, जहां पर हम लाइट के पार्टिकल नेचर का यूज करते हैं, तो वो अपना पाथ चेंज करता है, स्कैटर्ड हो जाता है, तो स्कैटरिंग में पाथ चेंज होता है। सो द पाथ चेंज इन डिफ्रैक्शन ये एक स्पेशल फिनोमेना है, जब उस लाइट को उसके स्लिट के बराबर, उसके वेवलेंथ के साइज का स्लिट मिल जाता है या शार्प एज मिल जाता है, ऑब्स्टिकल मिल जाता है, तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। तो दिस इज पाथ चेंजिंग फिनोमेना, दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। So you should write the definition of diffraction. So diffraction is a phenomena of a wave. It's not now light. I should write light wave in which the wave, when passes from a slit of the size of the order of the wavelength of wave, its path changes. Means it deviates from its original path, it bends. That is, it bends. So you should write using your own sentence. तुमको अपने शब्दों में लिखना चाहिए। मतलब अगर कोई तुम समझ रहे हो तो उन चीजों को ऐसा कोई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। एक वेव का फेनोमेना है जिसमें लाइट वेव या वेव किसी शार्प ऑब्स्टिकल के साथ, स्लिट के साथ जब टकराता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, वो बेंड हो जाता है, और इस प्रकार के जो इस फ्रिंज आएगा उसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन फ्रिंज, और ये जो फेनोमेना होता है उस फेनोमेना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। सो लाइट के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फ्रिंज में तुम लोगों ने डिफरेंस अगर कुछ करना हुआ तो जनरल जो इंटरफेरेंस के जो फ्रिंज होते हैं उसमें सारी इंटेंसिटी, दिस इंटेंसिटी, these are the identical so this is the fringe of, this is interference fringe जहां पर इसको आप सेंटर ले सकते हो, इसलिए ऊपर फर्स्ट हो गया, नीचे हो गया। एंड डिफ्रैक्शन फ्रिंज में you will get, this is that screen, and you will get at central maxima in the first order maxima, like this is the first order maxima. So here this is the central maxima, and this is the first order, this is second order, here this is first order, and this is second. तो डिफरेंस लिखते समय एक इसमें दो डिफरेंस तो इसी के बीच में लिखा जा सकता है। पहला डिफरेंस तुम लिखते हो कि
जो फ्रिंज विड्थ है, दो फ्रिंज के बीच का जो गैप है, दिस गैप, ये गैप जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट किया है इंटरफेरेंस में, ये गैप आइडेंटिकल होता है इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, जबकि डिफ्रैक्शन के केस में ये जो गैप होता है, दिस गैप बीटा, ये आइडेंटिकल नहीं होता, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना। तो एक डिफरेंस यहाँ पे। दूसरा इंटेंसिटी की बात आती है, यहाँ पर ये सब के सब जो है वो इक्वली इंटेंस है, सबकी इंटेंसिटी आइडेंटिकल है, जबकि इस केस में सेंटर मैक्सिमम की इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है, इसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये दो डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा, इसमें तुम लोगों ने जैसे बताया कि इसमें दो वेव्स होते हैं जो सुपर इम्पोजिशन होता है, जबकि यहाँ पर एक सिंगल वेव होता है। हालांकि इसमें भी इंटरफेरेंस के फेनोमेना की बात होती है, एक सिंगल वेव होता है जहाँ पर वेव फ्रंट की बात की जाती है, उस वेव फ्रंट की किसी दो पार्ट के बीच में उससे निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स होता है, उनसे इंटरफेरेंस के आउटपुट के फॉर्म में इसको मिलता है। सो these are the some differences जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। नाउ टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन को जनरली, सिद्धांत तो फिर से लेट आया, तुमने लास्ट क्लास में कहा था कि तो टाइम पे पहुंचेगा। यस सर, सबके सामने बोला था। तो क्या हो गया भाई, तुम अपने आप से किए हुए वादा पे तुम खड़े नहीं रह सकते, तुम कैसे चलेगा फिर? तुमने अपने प्रति ईमानदार रहना है ना जी। तुमने किसी को प्रॉमिस किया, खुद को प्रॉमिस किया कि तुम टाइमली पहुंचोगे क्लास में, और तुम टाइमली क्लास नहीं पहुंच रहे हो, तो ये तुम्हारी वीकनेस है। यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। It is classified into two types. One is Fresnel's diffraction, and second one is Fraunhofer diffraction. The Fresnel and Fraunhofer, these are the name of scientist, physicist. ये physicist के नाम के बेसिस पर इनका नाम दिया गया है। एक कहलाता है दैट इज द फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। फ्रेशनल इज अ वेरी गुड साइंटिस्ट जिन्होंने लाइट से रिलेटेड बहुत सारे वर्क किए थे। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन इज आल्सो साइंटिस्ट रिलेटेड टू दैट वेव्स, डिफरेंट वेव्स, लाइट वेव्स एक्सेट्रा। सो इन दोनों के नाम पे फ्रेशनल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन दो डिवाइड किया गया है। तुम कैसे लेट हुई सिफा? सिफान जूम, हाँ अभी अपने। तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि फ्रैक्शनल दोनों में क्या डिफरेंस है। सो इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, सोर्स और जो आउटपुट जो फ्रिंज होता है, ये दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। मींस हमारे पास एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से ये फाइनाइट डिस्टेंस पे लाइट सोर्स से लाइट वेव हमारे पास आ रहा है, ये लाइक दिस। सो दिस इज दैट लाइट सोर्स, और इस लाइट सोर्स से लाइट इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर एक पैसेज स्लिट ले रहा हूँ, दिस इज दैट स्लिट, और इस स्लिट से लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्ट होकर के पार्टिकुलर पोजीशन में पहुंच रहा है। सो दिस इज सोर्स एंड दिस इज दैट स्क्रीन पॉइंट P। तो इस स्लिट से, दिस इज द स्लिट, इस स्लिट से सोर्स और स्क्रीन जहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलना है, ये दोनों के दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे, whereas this is for the Fresnel diffraction. So in this case, the source and the screen where we are getting diffraction pattern, both are at the finite distance. This is the major difference. जबकि यहाँ पर फ्रेशनल के केस में this is that slit and the beam, it is coming from infinite, means parallel beam के फॉर्म पे आ रहा है, this the beam,
इट इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से ये बीम पहुंच रहा है। आफ्टर डिफ्रैक्शन जब ये पैरेलल ही अपना पाथ चेंज करके ये आगे जाता है, थोड़ा सा ठीक से बना देना चाहिए। तो इस पैरेलली इस लाइन, so here this is coming from infinite and इनका जो इमेज बन रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनेगा वो भी इनफाइनाइट पे होगा। सो इन फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, दिस इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, दिस इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में सोर्स और डिफ्रैक्शन पैटर्न जहां पर डिफ्रैक्शन बनना है, स्क्रीन ये स्लिट से, वी आर जस्ट मेजरिंग दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, इस स्लिट से हम डिफ्रैक्शन मेजर कर रहे हैं। तो इस स्लिट से दोनों अगर कोई इनफाइनाइट पोजीशन पे होगा तो उसको कहा जाता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब ऐसा प्रैक्टिकली जैसे अटेंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये ऐसा तो नहीं कि हम फाइनाइट डिस्टेंस पे लाइट सोर्स रखें। फाइनाइट डिस्टेंस पे लाइट सोर्स रहने का मतलब ये है कि लाइट बीम पैरेलल आ रही है। तो लाइट बीम पैरेलल आने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स के पाथ में एक कन्वेक्स लेंस रख दी है, तुम लोगों ने कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर बाय द वे लाइट बीम, लाइट का सोर्स, कोई पॉइंट सोर्स अगर इसके फोकल पॉइंट पर है, फोकल डिस्टेंस पर है, क्या आ रहा है फिजिक्स में पढ़ाया जाता है लेंस वाले केस में, किसी कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जेंस लेंस कहा जाता है। इसमें दो चीजें होता है, अगर एक पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स का पोजीशन अगर कोई इस लेंस के फोकल पॉइंट पे है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बीम जो है वो पैरेलल निकलने लगता है। वैसे ही हम उसको ऐसे इनफाइनाइट स्क्रीन तो रख नहीं सकते, हम उसको किसी स्क्रीन पे फोकस करना है, लेकिन चूंकि यहां से ये पैरेलल जा रहा है, अब इसको हमें किसी डिस्टेंस पर कोई फोकस करना है, देन अगेन वी नीड one more lens, this is that convex lens and this is that screen। तो ये फिर इस स्क्रीन पे किसी फोकल पॉइंट पर, तो इस लेंस के this is also in the focal point and this is also in the focal point, तो ये जो पैटर्न होता है this is known as the Fraunhofer diffraction। So here the position of source, light source and a screen both are finite from slit। In the case of Fraunhofer diffraction, the position of source and slit, source and screen are at infinite from the slit, means we are getting parallel beam, diffraction in the parallel beam in the second case। So diffraction of parallel beam। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हम चाहे तो लेंस के बारे में लिख सकते हैं। हमें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में लेंस की जरूरत पड़ती, कभी कभी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्रेशनल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, तो यू मस्ट हैव 4 to 5 डिफरेंस एट लीस्ट। सो हियर एक डिफरेंस हो गया इन दोनों के पोजीशन के बारे में। दूसरा डिफरेंस हो सकता है यहां पर लेंस की जरूरत होती है आपको इसको प्रैक्टिकली अटेंड करने के लिए। सो इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड लेंसेज to observe Fraunhofer diffraction, लेकिन यहाँ पर हमें किसी प्रकार के किसी लेंस की जरूरत नहीं होती है। So you can write the second point। So this is the first point। Second, we don't need lenses to observe this। And here the second point, we need convex lens
convex lenses lens to observe. तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन के लिए हमें इसके लिए लेंस की जरूरत पड़ती है। एक और डिफरेंस लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट। हम लोग जब 12th क्लास में वेव फ्रंट का कंसेप्ट पढ़े थे गिवन बाय हाइगेंस, तो उन्होंने ये कहा था कि वेव फ्रंट 3 प्रकार के होते हैं। 3 वेव फ्रंट में होता है, एक होता है तुम्हारा सिलिंड्रिकल, दूसरा होता है स्फेरिकल और तीसरा होता है प्लेन। ओके, और प्लेन वेव फ्रंट का केस तब होता है जब हम सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाते हैं। मींस अगर हमारे पास डायग्राम ध्यान में रखना, इसी डायग्राम को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। So in wave front, this concept is given by Huygens. इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। वन होता है दैट इज स्फेरिकल, सेकंड होता है दैट इज सिलिंड्रिकल, और तीसरा जो होता है वो प्लेन। और ये डिपेंड करता है सोर्स के साइज के ऊपर। अगर बाय द वे सोर्स अगर कोई पॉइंट लाइक सोर्स है तो ये इस प्रकार ये वेव फ्रंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल अगर यही सोर्स अगर लाइन की तरह, ट्यूबलाइट की तरह हो, जिस तरह से ये लाइट सोर्स है, तो इस केस में हमारे पास जो वेव फ्रंट होगा, ये वेव फ्रंट, दिस इज द वेव फ्रंट, ये सिलेंडर के फॉर्म पे होगा पूरे, उसके चारों तरफ जो है इस प्रकार से अगर कोई सोर्स ऐसा है तो चारों तरफ जो है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता है। लेकिन यही दोनों सोर्स में अगर डिस्टेंस अगर कोई इनफाइनाइट हो जाता है, बढ़ते चलेंगे, इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये जो वेव फ्रंट होता है दोनों केस में वेव फ्रंट जो है प्लेन के फॉर्म में चला जाता है एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो उसको कहा जाता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सोर्स, पॉइंट सोर्स हो चाहे लाइट सोर्स हो या किसी प्रकार का सोर्स हो, लेकिन अगर कोई डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया, बहुत डिस्टेंस पे हो गया, distance is if infinite, then wave front जो रहता है वो पैरेलल हो जाता है, पैरेलल वेव फ्रंट होता है। तो अगर हम इस वेव फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहें तो उस केस में ये दोनों तो फाइनाइट पे है। मींस अगर फ्रेशनल बाइप्रिज्म की बात करें तो फ्रेशनल में जो डिफ्रैक्शन होता है वो डिफ्रैक्शन इसके लिए स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट रिस्पांसिबल होता है। सो in Fresnel diffraction, in Fresnel's diffraction Fresnel's diffraction the cylindrical and spherical wave front is refracted. Wave fronts are refracted, whereas in Fraunhofer diffraction
front of a diffraction, the plane wavefront is reflected. So diffraction process, that diffraction phenomena is controlled by this plane wavefront in case of front of a diffraction, whereas ये cylindrical और spherical wavefront जो रहता है इस पे फ्रिक्शनल डिफ्रैक्शन होता है। तो ये तीन मेन डिफरेंस तो लिख सकते हैं। उसके बाद फिर तुम लोग तो ऐसे भी नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ाने में एक्सपर्ट हो, है ना, नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो तीन मेन पॉइंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए। डिफरेंट बुक्स में और कुछ पॉइंट्स इनके डिफ्रैक्शन डिफरेंस के लिए रहता है। Okay. So 2 से 3 नंबर का जो डिफरेंस ये आता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन फ्रैक्शनल फ्रंट और डिफ्रैक्शन के बीच में आता है। इसके बाद एक मैथमेटिकल डेरिवेशन, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिटेल मैथमेटिकल डेरिवेशन में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज हम लोग थोड़ा सा जो पुराने जो लाइव क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है उस पर थोड़ा सा देख लें कि हमारे पास वो इक्वेशन किस ढंग से आता है और उस इक्वेशन का हम किस तरह से यूज करते हैं। हमारे पास डिफ्रैक्शन जो रहता है उसके लिए स्लीट, डिफरेंट स्लीट्स होते हैं। सो इट इज ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड एज अ सिंगल स्लीट डिफ्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन नंबर्स ऑफ स्लीट्स। जहां पर डिफ्रैक्शन के लिए एक सिंगल स्लीट, इस प्रकार से एक सिंगल स्लीट है, एक बीम आया, बीम आकर के डिफ्रैक्ट हो गया, सिंगल स्लीट डिफ्रैक्शन। स्लीट का साइज उस वेव के वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, या इसको इधर से भी दिखा सकते हैं जैसे हम लोगों ने सिंगल स्लीट डिफ्रैक्शन। दिस इज दैट सोर्स, दिस इज दूसरा रहता है दैट इज डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लीट डिफ्रैक्शन, जहां पर एक स्लीट की बजाय 2 स्लीट होते हैं। So you will have this double slit diffraction. One beam is here, another beam is here, and the diffraction is taking place. So this is a double slit diffraction. और next जो रहता है that is n slit diffraction. This n slit diffraction में जहाँ पर जैसे यहाँ पर एक सिंगल स्लिट है, यहाँ पर डबल स्लिट है, वैसे यहाँ पर n स्लिट होता है। ये एक्चुअली एक ट्रांसमिशन ग्रेटिंग होता है, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ओके, एक्सपेरिमेंटली हम जनरली ये ट्रांसमिशन ग्रेटिंग ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को इजी कर पाते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में आपको वैसे आउटपुट जो मिलेगा वैसे आउटपुट आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम वगैरह मिलेगा। सेम इन सिलेक्टेड डिफ्रैक्शन में भी वही चीज होता है, सेंट्रल मैक्सिमम मिलना है, पैटर्न सेम होना है, सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, फिर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम। तो ये जो इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाउ दैट इंटेंसिटी डिफर्स फ्रॉम वन टू अदर, एक दूसरे में क्या डिफरेंस आता है, वो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक क्लास में ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। जैसे ट्रांसमिशन ग्रेटिंग ये एक ग्लास प्लेट होता है। ये एक्चुअली लैबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग को इस ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट कराएं, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि ये किस प्रकार से तुम लोग उससे वर्क करोगे। तो दिस रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट होता है
इस ग्लास प्लेट का थिकनेस होता है दैट इज 1 इंच। द विड्थ ऑफ दिस ग्लास प्लेट इज 1 इंच। और इस 1 इंच के ग्लास प्लेट में डायमंड के नोक से डायमंड से इस पे डिफरेंट लाइंस खींच देते हैं, पैरेलल लाइंस, स्क्रैच कर देते हैं कहना चाहिए। ये जो ओपिक लाइंस है, स्क्रैच्ड पार्ट है, इस स्क्रैच पार्ट से लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकता। मेरा बैठ जैसे जनरल ग्लास है, ग्लास प्लेट को आप किसी चीज से स्क्रैच कर दो तो वहां से लाइट पास नहीं होता। तो यहाँ पर भी वैसे ही ये जो ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट को डायमंड से स्क्रैच कर देते हैं, एकदम शार्प पैरेलल स्क्रैच, इस स्क्रैचिंग। तो ये जो स्क्रैच वाला जो पार्ट होता है वो ओपिक हो जाता है, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और दो स्क्रैच लाइन के बीच का जो जगह होता है, जैसे ये वाला स्क्रैच लाइन है, इनके बीच का जो जगह होता है यहाँ से लाइट जो है वो पास हो सकता है। तो ये चूंकि एन है, बहुत सारे हैं पैरेलल, इस चीज को कहा जाता है एन स्लिट्स। और इसमें ये एन की जो वैल्यू होता है, दिस एन इज अबाउट 15,000 to 20,000, 15,000 से 20,000 के बीच में ये एन की वैल्यू होती है। हमारे लेबोरेटरी में ये दोनों ट्रांसमिशन रेटिंग है, 15,000 वाला भी है, 20,000 वाला भी है। अब एक्सपेरिमेंट में कौन सा यूज किया जाता है वो अपन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट वी विल ऑब्जर्व। सो ये एन जो है वो 15,000 से 20,000 है। दिस इज दैट सिंपल ग्रेटिंग। इसमें जो फार्मूला यूज किया जाता है, दैट फार्मूला दैट इज द डिफ्रैक्शन इक्वेशन। Diffraction equation, it is 2d sin theta, it is equal to n इस पर जिसको ये डिफ्रैक्शन इक्वेशन है, ब्रेग से डिफ्रैक्शन इक्वेशन, इस ब्रेग से डिफ्रैक्शन इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस इक्वेशन को, that is E sin theta, it is equal to n lambda. This is for diffraction grating. ये diffraction grating के लिए यूज किया जाता है। This is for diffraction grating. ये E जो है, इस E को नाम दिया जाता है, this E is where E is known as grating element. इसको grating element कहते हैं। ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। एंड मैथमेटिकली ये एक्चुअली ग्रेटिंग पैरामीटर एक प्रकार से कह सकते हैं। उस ग्रेटिंग प्रॉपर्टी है, इस ग्रेटिंग के बेसिस पे आप ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये डिपेंड करता है इसके साइज और ये नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर। अगर आपके पास n की वैल्यू अगर 15,000 है, देन E is equal to, if there are n number of lines in grating, then grating element E is equal to n, that is 2.54 by capital N. 2.54, this is in centimeter. ये सेंटीमीटर में होगा, क्यों? क्योंकि 1 इंच, 1 इंच की जो वैल्यू होता है वो सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो ग्रेटिंग एलिमेंट है वो एक्चुअली स्लीट का साइज है, दो स्लीट के बीच का, दो स्क्रैच्ड लाइन के बीच का डिफरेंस है। क्योंकि टोटल साइज हमने लिया दैट इज 2.54 सेंटीमीटर, उसको हम n से डिवाइड कर रहे हैं। and n is nothing but that either 15,000 or 20,000, ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ग्रेटिंग दिया गया है। so this E is equal to 2.54 by n and you can calculate। so चलिए कैलकुलेट करिए दोनों ग्रेटिंग के लिए। if E is equal to n is equal to 15,000, calculate E in angstrom। angstrom में कैलकुलेट करके जल्दी बताइए मुझे। and n is equal to 20,000, then E is equal to कितना angstrom होगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मुझे। formula is this, formula is E is equal to 2.54 by n। You have to calculate E for 15,000 and E for 20,000,
नंबर है ये, है ना, और आपको एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करके देना है, जब क्योंकि ये सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम, सो तुमको इसका वैल्यू एंगस्ट्रॉम पे देनी है। कितना आ रहा है? 1693 एंगस्ट्रॉम, जीरो भी है सामने। सर 0.1693 एंगस्ट्रॉम पे सेंटीमीटर में 10⁻⁸ सेंटीमीटर, this is equivalent to 1 angstrom. This is the relation, remember this. Okay, so 1 centimeter is equal to, so 1 centimeter that is equal to 10⁸ angstrom. तो जितना सेंटीमीटर आ रहा है वो सेंटीमीटर में, हाँ, तुम लोग को इतने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1693.3 angstrom. हाँ, 12700. इसमें कितना है? 1693, हाँ, 3 एंगस्ट्रॉम, हाँ, ये 5 डिजिट में आता है, ये मुझे ध्यान था, हाँ, और इसमें 12700. 12700 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, e की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। एंड दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ विजिबल रेंज। ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो ग्रेटिंग जो है वो विजिबल रेंज लाइट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये उसके ऑर्डर में, ऑर्डर मींस समटाइम्स यू कैन चेक, हमारा विजिबल रेंज का वेवलेंथ होता है, विजिबल रेंज वेवलेंथ इज 4000 to 7800 एंगस्ट्रॉम। ये इसका दोगुना से थोड़ा सा ज्यादा है, 10 टाइम्स तक आप प्लस माइनस ले सकते हैं ऑर्डर की जब बात की जाती है। सो दैट इज इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये ग्रेटिंग एलिमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट में भी। तो फार्मूला तुमको ये यूज करनी है, वेरी दिस फार्मूला, यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। लेम्डा कैलकुलेट करने के लिए ई कैलकुलेट करना होगा, थीटा कैलकुलेट करना होगा और एन कैलकुलेट करना। एन जो है वो ऑर्डर डिफ्रैक्शन है। तो चलिए मैं ये फार्मूला कैसे है, शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जस्ट एक और ओवरव्यू हम करेंगे। लास्ट क्लास मींस जब हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने डिफ्रैक्शन को, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन किया था उसमें मैंने इसको डिटेल किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो
लेजर के वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है, या लाइट सोर्स का वेवलेंथ कैलकुलेट के लिए दिया जा सकता है। तो तुम्हारे पास एक लाइट सोर्स होगा और यहाँ पर एक स्लिट होगा या ग्रेटिंग होगा। इस ग्रेटिंग से जो तुमको पैटर्न मिलेगा, इस पैटर्न में एक सेंट्रल मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट होगी, और उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, इधर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एंड सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। दिस इज n is equal to 0, here n is equal to 1, here n is equal to 1, here n is equal to 2, this is n। तुम लोगों ने इस फार्मूला का यूज, ये फार्मूला यूज करनी है। दिस इज दैट e sin theta it is equal to n lambda, you have to use this formula। इसमें e तुमने कैलकुलेट किया, उससे ग्रेटिंग देख करके तुम e कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें 15000 है कि 20000 तुमने कैलकुलेट करके रख लिया। दूसरा चीज होगा n तो तुम इसके बेसिस पे तुम कौन सा मेजरमेंट ले रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हो n is equal to 1, सेकंड ऑर्डर अगर ले रहे हो तो n is equal to 2, और ये ऑर्डर का काउंट किया जाएगा कहां से, सेंटर मैक्सिमा से। सेंटर में एक ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे, ब्राइट लाइंस से, दैट इज 0, उसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट जो मेजरमेंट होना है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द थीटा। अब इस थीटा मेजरमेंट के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो डायरेक्टली इस थीटा को मेजर कर ले, या दूसरा ये हो सकता है कि ये तुमने डिस्टेंस यहां से यहां तक मेजर कर लिया, ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लिया एंड यूज द ट्रिग्नोमेट्री, sin थीटा cos थीटा जो भी तुम इसमें यूज कर सकते हो। स्पेशली यहां पर तो tan थीटा की बात आएगी। सो दिस tan थीटा, this is equivalent to this is let's say x and this is let's say d, so this will be equal to x by d या y by d। ये tan थीटा मेजर कर लोगे, या अगर ये एंगल अगर बहुत ही स्मॉल है तो हम यहां पर इसको कह देते हैं दैट इज इक्वल टू थीटा, ओके, या tan थीटा के टर्म में ये मेजरमेंट हो जाएगा। तो ये एंगल का जो मेजरमेंट होना है, ये एंगल का मेजरमेंट भी ये है, एंड tan थीटा sin थीटा होता है जस्ट taken is equal to tan theta that is equal to sin theta if this angle is smaller and this is equal to बेसिकली हम लोग इसको थीटा के बराबर लेते हैं, r का पावर रेडियस ले लेते हैं और इस वैल्यू को डायरेक्टली यहां पुट कर सकते हो। सो लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। तो हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं, या तो सिंपली आप r का पावर रेडियस ले सकते हैं, tan थीटा या sin थीटा निकाल करके थीटा को निकाल सकते हो। n is equal to that फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। This is the method। ये जो फार्मूला आता है 2d sin थीटा, ये 2d sin थीटा के लिए हमने कहा था कि यहाँ पर हम स्लिट की बात करते हैं। चलिए 5-7 मिनट मेरे पास टाइम है, तो इसका जो डेरिवेशन है उससे थोड़ा सा फिजिक्स देखता है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं उस फिजिक्स का यूज करने वाला हूँ जो यहाँ पर वेव में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास आने वाला है। सो लेट्स हैव द डेरिवेशन ऑफ दिस 2d sin थीटा बाय ब्रैग्स इन 1912, दैट इज ब्रैग्स इक्वेशन। और इसमें जो लिया गया था उसमें था हमारे पास इस क्रिस्टल वाज टेकन एज अ स्लीट, एक हमने बोले क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया था, दिस वाज दैट क्रिस्टल्स। तो हम लोग एक लैटिस ले रहे हैं क्रिस्टल पीरियोडिक अरेंजमेंट, और ये क्रिस्टल जो रहते हैं वो डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में हमारे पास ये रहता है। दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरलेयर डिस्टेंस कहा जाता है। इसको ये जो d लिया गया उस इक्वेशन में 2d sin थीटा, हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2d sin थीटा इट इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, अब इसमें लाइट बीम इसमें इंसिडेंट होता है, एक लाइट बीम यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद एक इस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा लाइट बीम यहाँ पे इसके पैरेलल यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, दिस इज द सेकंड पैरेलल लाइट बीम एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब इसको डिफ्रैक्शन के साथ कैसे एसोसिएट कर रहे हैं, दिस इज द स्लिट, लाइट बीम इसमें आ रहा है, पैरेलल लाइट बीम, ये फ्रानुपा टाइप डिफ्रैक्शन है, देखो इंफ्रारेड से पैरेलल लाइट बीम वहां पे पहुंच रहा है। सो पैरेलल लाइट बीम इस स्लिट में आ रहा है और स्लिट से आकर के रिफ्रैक्ट होकर के आगे निकल जा रहा है। ओके, अब इस पैरेलल लाइट बीम के डेविएशन में एक पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस पाथ डिफरेंस इज, इसमें इसको नॉर्मल कर दी, इसमें इसको नॉर्मल कर दी। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज टेकन एज थीटा, दिस एंगल इज टेकन एज थीटा। सो लेट्स हैव दिस इज A B C D E F and this normal drawn this is let's say N and this normal drawn this is N.
तो दोनों ये यहाँ से यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये पैरेलल हो गया, इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये पैरेलल हो गया। दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए तो दैट पाथ डिफरेंस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। बाकी तो बराबर हो गया ना, जो भी पाथ डिफरेंस आएगा वो दोनों बराबर होगा। सो द टोटल पाथ डिफरेंस दैट डेल्टा दिस इज इक्वल टू ME प्लस EN। ये ME और EN के बराबर हो जाता है। If this angle is theta and this is the center point is that is D, ये एंगल थीटा है, इसको हम लोग MN को ट्रिग्नोमेट्री से लिख सकते हैं, this is equal to D sin theta, इसको भी लिखा जा सकता है D sin theta, just you know the trigonometry। हाँ, ये तुम्हारा perpendicular distance हो गया। Okay, so this is D, so this is theta, so this will be D sin theta, so this is D sin theta plus D sin theta, दोनों D sin theta है, and total becomes 2D sin theta। ये 2D का मतलब ऐसा पूरा 2D जो है वो स्लिट का साइज नहीं है, यहाँ पर D जो है दिस इज द साइज ऑफ स्लिट, सो दिस इज 2D sin थीटा। अब ये यहाँ पर विजुलाइज हो रहा है, यहाँ पर विजुलाइज हो रहा है, तो ये माना जाता है कि दोनों बीम पैरेलल बीम आगे जा रहा है, इसमें सुपर इंपोजिशन होता है, और सुपर इंपोजिशन से आपको आउटपुट तब मिलता है जब इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? दिस डेल्टा इज इक्वल टू n lambda, दिस इज फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। So this 2D sin theta is equal to n lambda। ये फॉर्मूला है। मींस डिफ्रेक्शन में बेंडिंग हो रहा है, और ये जो बेंडिंग होने वाला जो लाइट्स है ये पैरेलल है, वो इंटरफेरेंस के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के सारे कंडीशन को फुलफिल करता है, तो आगे जाकर उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दिस इज 2D sin theta इज इक्वल टू n lambda। ये रिलेशन वहां से आता है। मींस डिफ्रैक्शन लास्ट क्लास में जैसे क्वेश्चन एनालाइज कर रहे थे तुम लोग गूगल से देख करके कि सर उसमें कहा गया है कि वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से उसमें इंटरफेरेंस होता है, इसमें भी दो बीम, यस इसमें भी इंटरफेरेंस हो रहा है, बट इंटरफेरेंस दो अलग-अलग वेव्स के पैरेलल डेविएशन के बाद होता है, और ये माना जाता है कि ये जो दो पार्ट आया है, ये दो पार्ट दो अलग-अलग स्लिट से आने के बजाय एक वेव फ्रंट के दो पार्ट से आने वाले रेस में होता है। जैसे अगर हम फ्रेशनल डायग्राम बदल को ले रहे हैं, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन ले रहे हैं, तो हमने क्या कहा था कि फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में या तो सिलेंड्रिकल होगा या स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, ऐसा। तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ही दो बीम, इसके ही इसके दो पार्ट है, इसी बीम के बीच में इंटरफेरेंस होगा। So the diffraction is actually the interference of two beams coming from the same wavefront। यहां पर भी वही चीज हो रहा है, ये भी इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस में एक स्लिट के बीच का ये लेके डेविएट हो गया और तो हमने इंटरफेरेंस कराया। ये दोनों पॉइंट जो है वो एक्चुअली किसी सिंगल वेव फ्रंट के दो पॉइंट का या दो पॉइंट सोर्स का बीच का जो इंटरफेरेंस है उसका है, क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट्स की थ्योरी दी जाती है। ये कहा था हैगन्स, ये कहता है कि कोई भी अगर वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट का एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स, कोई और सेकेंडरी वेवलेट्स का बनाता है, सोर्स बनाता है। तो वहां पर जब एक वेव फ्रंट बनाते हैं, वेव फ्रंट जो लोग क्लास में पढ़ा है ऐसा, तो ये सब के सब जो है वो अपने एक सोर्स का काम करता है। तो इसका भी अपना एक वेव फ्रंट होता है, इसका भी अपना एक वेव फ्रंट होता है, इसका भी अपना एक वेव फ्रंट होता है। तो अगर फ्रेशनल को अगर ले रहा है तो इसमें का तुमको या तो स्फेरिकल को दिखाना पड़ेगा या सिलेंड्रिकल दिखाना पड़ेगा, जबकि प्लेन हाइट अगर तुम उसको ले रहे हो, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ले रहे हो, then you have to consider that plane wavefront, और उस प्लेन वेवफ्रंट के दो जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट्स के बीच जो लाइट आ रहा है उसका इंटरफेरेंस की वजह से आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, सो ये चीज बताने के पीछे मेरा मकसद यही था, कारण यही था, इसमें जैसे दोनों वेव आगे आके इंटरफेरेंस करते हैं, वही चीज जो है आप फ्रेशनल या फ्रंट डिफ्रेक्शन में ये कह सकते हो कि वहां पर जो एक वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट का हर पार्ट जो एक सेकेंडरी वेवलेट्स का या सेकेंडरी सोर्स का काम करता है, जो एक वेव फ्रंट जनरेट करता है, उनके बीच में इंटरफेरेंस मिलता है, उनके बीच में सुपर इंपोजिशन होता है, और ये डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा है या डिफ्रेक्शन आउटपुट मिल रहा है, ये डिफ्रेक्शन आउटपुट उसके इंटरफेरेंस की वजह से होता है। So in the next class जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन का, सिंगल स्लिट एंड स्लिट, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, उसमें इस टर्म को यूज करेंगे।
अब एक सिंगल स्लिट में जो भी वेव है उसको हम मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उनके बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। उस पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पर जैसे पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, वहां पर भी पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंपेयर करेंगे और कुछ एक रिजल्ट, एक मैथमेटिकल आउटपुट निकालेंगे जिसके बेसिस पर जो सेकंड मैक्सिमा, सेंटर मैक्सिमम मैक्सिमम क्यों होता है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम या इंटेंसिटी जो डिक्रीज होता है वो इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज होती है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अटेंडेंस देते जाओ भाई। अटेंडेंस का समय 40 लोग दिख रहे हैं यहाँ पर।